हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे आपकी पेपर की प्रैक्टिस, रिवीजन, कॉन्सेप्ट ये सब क्लियरिटी हो जाएगी। मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कराता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी हो सके। बोर्ड तो पता ही आपको, NIS बोर्ड है। हम सबसे पहले जानते हैं कि पैटर्न होते क्या हैं, पेपर हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। हमारा मेन फोकस है कि कम समय में अच्छे मार्क्स अचीव करना। उसके लिए सबसे मेन चीज़ आपको जानना होगा पैटर्न। जब तक हम पैटर्न नहीं जानेंगे हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते कम टाइम में। सेकंड, आज हम जानेंगे चैप्टर में जो दिया है प्रेसिडेंट का इलेक्ट कैसे इलेक्ट होते हैं, पावर प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM। अब एक चीज़ आपको बता दें, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट और PM के बारे में पता लगेगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में पता लगेगा। क्वेश्चन दोनों में हिस्से आते हैं, रेगुलर आते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भी आप कर लीजिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा। तो ऑलरेडी जो आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है करा चुका हूँ मैं। तो दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पैटर्न, जो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के। अगर कोई स्टूडेंट यहीं से अटेम्प्ट कर लेता है 5 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन केवल, तो उसके 60 मार्क्स यहीं से आएंगे। 60 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने TM में पहले सबमिट किया है तो हम 15 मान के चलते हैं, वहाँ से भी तो 75 तो ऐसे ही आ सकते हैं। बाकी 23 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन सिर्फ पेपर में अटेम्प्ट करके आप आते हैं तो आपके आ जाएंगे 70 तक, ऊपर ही, शायद इससे भी ज़्यादा। टोटल जो क्वेश्चंस है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 मार्क्स कोई भी स्टूडेंट नहीं ले पाता, इसीलिए TM में ऐड किया गया है। TM में 20 मार्क्स का होता है। तो ये रहा आपका लेसन 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 2 मार्क्स 2014। ये और में ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 साल बाद। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एंड बाय वूम? कैसे इलेक्ट होते हैं, किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? एक्सप्लेन, डिटेल में समझाइए, पूरा का पूरा विस्तार करना है। तो आपसे स्पेशली पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में डिटेल में 8 नंबर में। यहाँ आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, तो कन्फ्यूज़न तो है ही। अगर मैं भी स्टार्टिंग में ही अगर ये क्वेश्चन देखूं और ऐसे दे कि मैं 8 के अकॉर्डिंग जाऊं, वहाँ पे 2 आ जाए, तो अब मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो आपने सिर्फ सिंपल करने हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स ही लिखने हैं 2 मार्क्स में। पहला पॉइंट्स और सेकंड पॉइंट और थर्ड, इसी 3 में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 8 में हमें पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी, तब 8 मार्क्स हमें मिलेगा। ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद 2020 वाले एग्जाम में चांसेस है इस क्वेश्चन के रिपीट होने के। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। बिल्कुल, बिना इलेक्शन के कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते। जो सिटीजन का पार्टिसिपेट है वो MLA और MPs इलेक्शन और PM में होता है, नॉर्मली बाकी में नहीं होते। अब PM को फिर चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है? तो इलेक्ट में बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस एंड स्टेट असेंबलीज, राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। इसमें भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन समझिए। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब जो व्यक्ति बिना इलेक्शन के आया है वो प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट कर सकता है? यहाँ उन्हीं व्यक्ति की बात हो रही है। राज्यसभा में 14 यानी 14 व्यक्तियों को डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन और 12 आपके अलग अलग फील्ड से, कल्चरल, आर्ट, साइंस, ऐसे ही फील्ड से। तो आप समझ चुके होंगे, राज्यसभा में हो गए, और यहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपॉइंट किया जाता है नॉमिनेट कर कर। प्लस एक व्यक्ति तो यहाँ भी एंग्लो इंडियन ही आता है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से व्यक्ति कौन से एमएलए एमपीज नहीं दे सकते। जो सिर्फ इलेक्ट होकर आए हैं, जिन एमपीज और एमएलएस को जनता ने वोट दिया है, सिटीजन्स ने, पीपल्स ने, उन्हीं वही व्यक्ति प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ सिस्टम क्या है? सिस्टम तो एक ही है, बैलेट पेपर। वोटिंग इज़ बाय सीक्रेट बैलेट पेपर। या तो बैलेट पेपर से होता है या ईवीएम से। दो ही सिस्टम है और ये पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा कोई तीसरा सिस्टम अभी तक आया ही नहीं है। अभी भी जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ की बात कर रहा हूँ। कई जगह तो वर्ल्ड में आज भी कम्युनिस्ट है या डिक्टेटरशिप है। द फ्रेम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देगा हूँ। ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपको 2 मार्क्स में आ जाए तब आपने क्या करना है, 10 से लेकर यहाँ सीक्रेट बैलेट पेपर तक इतना लिख देना है। अब 4 में आया यही क्वेश्चन, कितने की थी? 2, 4 और 8 ऐसे ही आते हैं पैटर्न। तो 4 के अकॉर्डिंग आया तो हमने यहाँ तक लिखना है, सेम तक। 8 आया तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो आपको तीनों मैंने बता दिए। अब तीनों में से जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन की एक फ्रेमिंग थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की और आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ हैं, दोनों के वोटिंग इक्वल चाहिए। मतलब दोनों की वोटिंग की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं तो वोटिंग कहाँ से इक्वल होएगा। आपके लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर हम काउंट करें तो उसी में से आप देख लीजिए 790 व्यक्ति होंगे, 790 एमपीज़। आप उसमें सिर्फ 14 मेंबर अगर निकाल भी दें फिर भी आपके अच्छे खासे मेंबर हैं। और यहाँ तो हर स्टेट में किसी में 60, किसी में 70 ऐसी एमएलएज़ हैं। तो पूरे इंडिया में तो वो 800-900 से भी ज़्यादा होंगे। तो इक्वल नहीं है ना। तो लेकिन इनकी जो वोटिंग है वो इक्वल लाने के लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग वोटिंग की वैल्यू इक्वल होती है। स्टेट असेंबली फार्मूला। ये फार्मूला में क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन, ये सिंपल है, जैसे डिवाइड की जाती है। जैसे आपको बोला गया 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 आएगा, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे 5 आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी आपको सिंपल फंडा है कि आपको टोटल पॉपुलेशन यहाँ लिखने हैं जिस भी आप स्टेट असेंबली चाहते हैं, जो असेंबली के व्यक्ति हैं। उसके बाद जो नीचे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। पहले हमें जनसंख्या जाननी है और फिर उस स्टेट में जो आपके स्टेट असेंबली में जो एमएलएज हैं उनकी संख्या जाननी है। और हमें ये डिवाइड रखना है 1000 से। पहले इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे फिर 1000 से डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल ही हम ले लेते हैं वोटिंग के लिए। चलो मान लेते हैं, मान के चलते हैं 70 एमएलएज है किसी भी स्टेट में, 70s, और यहाँ पॉपुलेशन ले लीजिए आप 10 करोड़ तक। तो वो जब डिवाइड होके जितनी संख्या आएगी ना, वही आपका कुल असेंबली का फार्मूला होगा। ये वोट्स ऑफ एन एमपीज़। अब एमपी के वोट कैसे होते हैं, तो जितने एमएलएज के निकाले गए हैं स्टेट असेंबली का फार्मूला के अकॉर्डिंग जितना निकला है उन सब को काउंट किए जाएंगे, ऐड कर यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो आपके टोटल एमएलएज हैं पूरे इंडिया भर में जितने एमएलएज हैं, यहाँ पे ऊपर लिखने हैं टोटल और यहाँ पे लिखने हैं टोटल आपके पार्लियामेंट और पूरे पार्लियामेंट की, यानी लोकसभा और राज्यसभा के। बस दोनों में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें नॉमिनेटेड मेंबर काउंट नहीं करना है, उन्हें माइनस करके ही लिखना है। फिर दोनों में डिवाइड कीजिए तो वोट ऑफ एमपीज़ आ जाएगा कि एक एमपी की वोटिंग कितनी हुई। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वही प्रेसिडेंट बनते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल है पर इजी है। सिस्टम सिंपल है, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। एक व्यक्ति की एक ही बार वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति है 10 बार वोटिंग दे दिया, इसलिए जो बैलेट पेपर है उस पर किया। ईवीएम में भी एक ही बार दे सकते हैं, वो काउंट हो जाता है। तो ये थे आपके 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने बोला वोटिंग देते कौन है, इलेक्ट कौन होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं दे सकते, बैलेट पेपर पर होता है, एमएलए एमपीज़ की वैल्यू इक्वल आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फार्मूला बना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलती है। लास्ट में हम एक चीज़ देखते हैं कि सिस्टम कैसा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 8 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 8 मार्क्स में है।
डिस्क्राइब करना है हमने एग्जीक्यूटिव पावर। किस पावर की बात करें? एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझिए, हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव बतानी है। ऑलरेडी कई सारे पावर है प्रेसिडेंट के पास, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशल, इतने पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो हमसे सिर्फ एग्जीक्यूटिव पूछा है तो एग्जीक्यूटिव ही बताएंगे। ये हेडिंग है, यहाँ से हमने पॉइंट्स लिखना शुरू किया है। 8 मार्क्स में 8 पॉइंट्स है। द प्रेसिडेंट कैन यूज द पावर ऑफ डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स अंडर हिम सच एज PM एंड हीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे आपसे यही बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उनके अंडर सारे ऑफिसर्स हैं, और जो जैसे आपके PM के अंडर मिनिस्टर होते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट के अंडर ऑफिसर्स होते हैं सारे। उसके बाद स्टेट गवर्नर सारे। तो आपको पता लग चुका होगा हमने पहले पॉइंट में क्या प्रेजेंट किया है। प्रेसिडेंट ही PM को अपॉइंट करते हैं, शपथ भी दिलाने का काम प्रेसिडेंट का है PM को, और फिर PM की कंसल्ट से पूरी मिनिस्ट्री बनाई जाती है। PM सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि ये पर्सन कैंडिडेट बेस्ट है, इन्हें ये पोस्ट मिलनी चाहिए, तो वो मिनिस्टर बन जाएंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस। सिंपल लैंग्वेज में की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट कराते हैं, हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट होकर आते हैं। तो ऐसे ही जुडिशल सिस्टम में भी पावर है, और ये सब एग्जीक्यूटिव में ही आएगा आपका। ही कैन कंसल्ट चीफ जस्टिस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले उनके पास है खास व्यक्ति, वो है चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाएगी यहाँ पे। देन अगर फिर भी नहीं हो पाता तो PM ही है कंसल्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के जस्टिस हैं, फिर उसके बाद गवर्नर्स हैं, स्टेट जज भी हैं, अपॉइंट्स। ये सारे के सारे कंसल्ट के लिए, इतने सारे व्यक्ति प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए होते हैं। तो एक भी अगर लॉ प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो एडवाइस लेने के लिए इतने सारे व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी लॉ डायरेक्ट पास हो जाता है, उस पर सारी डिस्कस होती है ऑलरेडी, तब वो पास की जाती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पे भी स्पेशली बोला जा रहा है जो हाई कोर्ट्स के जज हैं, चीफ मिनिस्टर से पहले कंसल्ट की जाती है, फिर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट की जाती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाई जा सकती। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिट डिपार्ट, चीफ इलेक्टोरल कमीशन। आपको पता होगा इलेक्शन में एक हेड होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, तो उसे इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं। तो उन्हें जो आपके इलेक्शन डिपार्ट है उसमें सारे में ऑफिसर ही अपॉइंट होते हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब उनकी एज कितनी होती है, कितने टाइम तक वो रहते हैं, इन सब के लिए आपको इलेक्टोरल वाले पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर। लेसन आपका 18 ही है, एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके। ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड, यहाँ पे स्पेशली बोला गया है जो गवर्नर्स है। अब गवर्नर्स किसे, स्टेट के गवर्नर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, प्लस इसलिए अपॉइंट की जाती है ताकि उससे कंसल्ट ली जा सके, स्टेट पे पकड़ हो किसका, प्रेसिडेंट का, कि स्टेट में काम क्या होगा। PM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए पूरी गवर्नर है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2 मार्क्स में है। फिर भी यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स ही, हम दो ही पॉइंट है बस, इसलिए 2 पॉइंट है, 2 नंबर में है। तो तीसरे की आपकी मर्जी है, ये तीसरा करे या ना। अगर तीसरा करते हैं तो 2 में से 2 पूरे मार्क्स के चांसेस हैं, क्योंकि एक्यूरेट SST में करने से कई बार मार्क्स नहीं मिलते, ये भी रीज़न है। तो हमें 2 फंक्शंस बताने हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होता है, कहाँ का, राज्यसभा का। तो आपको पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन है कहाँ का, राज्यसभा का, प्लस स्पीकर होता है। तो जितने MLAs होते हैं उन्हें बोलने की, क्वेश्चन पूछने की सारी परमिशन आपकी वाइस प्रेसिडेंट ही देते हैं। प्लस अगर कोई भी MLA कुछ प्रपोजल लाया है तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना,
उसे पूरी डिटेल में समझाने का मौका देना, ये वाइस प्रेसिडेंट की मर्जी से होता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की मर्जी ना हो तो आपको अब तक पता लग चुका होगा कि यहाँ पे बात होगी एमएलएज एमपीज़ की। एमएलएज की यहाँ पे जो बोलने की पावर है राज्यसभा में, वो सारी के सारी वाइस प्रेसिडेंट की मर्जी से होएगा, चाहे बिल प्रेजेंट हो चाहे कुछ भी। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट थर्ड। यहाँ पे स्पेशली बोला गया है जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट है, किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन से अगर जो आपके प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो जाती है या वो सीट खाली रह जाता है, उस पोजीशन में वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ के लिए विदाउट इलेक्शन उस पोस्ट को संभाल सकते हैं। 6 मंथ के बाद वहाँ इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन थी और बहुत अच्छी पॉइंट है ये भी। आप चाहें तो इसे पहले कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पीएम। ये क्वेश्चन भी पेपर का ही है, किसी बुक का नहीं है, बट यहाँ पे टाइमिंग मैंने नहीं लिखा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, पर जो है ये पेपर का ही क्वेश्चन है। तो पूरे कंट्री का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है, वो है पीएम। पीएम एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल मैटर एंड द स्पोकमैन। आपको पता होगा कि एक अच्छा स्पीच देना पीएम की क्वालिटी होनी चाहिए, और हमारे पीएम अच्छी स्पीच तो ऑलरेडी देते हैं, आपको पता होगा, और ये वर्ल्ड भी जानते हैं। प्लस इंटरनेशनल मैटर की बात की जाए तो ऑलरेडी 150 प्लस कंट्री ऑलरेडी सर्वाइव करके आए, तो इंटरनेशनल मैटर में उन्हें भी संभालना, हैंडल करना और उसमें पार्टिसिपेट करना सब आता है। तो ये बेस्ट पीएम की भी निशानी होती है। मैं किसी भी जो पार्टी है उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। अगर ये सारे गुण किसी भी पीएम में है तो वो बेस्ट पीएम है। अब सही टाइम पे सही डिसीजन भी लेना चाहिए। कुछ कमियां सब में होती है, कुछ अच्छाइयाँ सब में है। हम जो है पॉलिटिकल जो है पॉजिटिव वे से कभी पढ़िए आप। इससे 2 बेनिफिट है, पहला कि आपको याद होएगा और दूसरा नेगेटिव पॉइंट से ऑलरेडी मार्क्स कटते हैं, तो ऐसा सोचना भी नहीं है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम है पूरे कंट्री का, उसे भी हैंडल करना पीएम की जिम्मेदारी है। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सिलेक्ट दोज मिनिस्टर। अब जो पीएम है वही सिलेक्ट करते हैं पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, और सबको शपथ भी दिलाई जाती है। प्रेसिडेंट की अब जो होते हैं रिकमेंड के द्वारा ही ये सब होता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं तब होएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पेशली पीएम का ड्यूटी है कि वो डिवाइड करते हैं एरियाज़ को, डिपार्टमेंट को डिवाइड की जाती है। डिपार्टमेंट डिवाइड करना, जो डिपार्टमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये सब काम पीएम का ही है। अगर कैबिनेट में किसी के साथ जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाए या बातचीत में प्रॉब्लम्स हो जाए, उस सिचुएशन को भी पीएम को ही हैंडल करना है। कोऑर्डिनेशन बनाना पीएम का काम होता है, सभी मिनिस्टर के बीच में, कैबिनेट, काउंसिल, सब में। और आपको अब तक पता लग गया होगा पीएम की कितनी पावरफुल है। आपको ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि पीएम आते कैसे हैं। पीएम जो होता है कैबिनेट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तीनों में उसका डायरेक्ट लिंक होता है। पीएम के विदाउट परमिशन कोई भी प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता। लास्ट पॉइंट में यही था। तो ये आपके पीएम वाले भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स से तो शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।